पिछली वीडियो में मुझसे पूछा गया कि मैं सच सच बता दूं, तो मैंने कहा कि जनाब मैंने सच सच बताया है। अब उसके बाद तुमने तो हमें सच का 1% भी नहीं बतलाया। पूरा सच तो बहुत दूर की बात है। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है कि तुम एक तबीयत मुझे मालूम है कि तुम एक तरबियत याफ्ता जासूस हो, लेकिन याद रखो, आदमी हर एक को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर तुम हमें तंग नहीं करोगे तो हम भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे, वरना ज़िंदगी तुम्हारे लिए दोजख बन जाएगी। यह है FICA, फाइनल इंटेरोगेशन सेंटर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ आकर या तो इंसान टूट जाता है या उसकी सांसें टूट जाती हैं। यह कहकर वह बड़ी मक्कारी से मुस्कुराया और धड़ाक से दरवाज़ा बंद करके चला गया। और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जिस बात का डर था वही सामने आई। आने वाले खतरों की परछाइयाँ मेरी आत्मा के पर्दे पर पड़ रही थी और भयानक शक्लें बना रही थी। पाकिस्तान का एक आखिरी पूछताछ केंद्र मेरी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बनने जा रहा था, यानी यही जगह। उस शाम खाना आया, लेकिन मैं 2 ग्रास भी नहीं खा पाया, यानी कि 2 गिराइयाँ 2 टुकड़े। यही खाना उस रात मेरे लिए वरदान साबित हुआ, यानी कि यही कम खाना। शाम को सूबेदार शेर खान आया। उसने मुझे कच्छ के अलावा सभी कपड़े उतार देने को कहा और उसने मुझे कच्छे के अलावा सभी कपड़े उतार देने को कहा और हुक्म दिया कि चारों कंबल तह करके सिर पर रखूं और सारी रात टहलता रहूं। उसने मेरे एक हाथ में हथकड़ी लगवा दी और गारद कमांडर को हुक्म दिया कि जब भी मैं टहलना बंद करूं वह मुझे मेरे जंगले के पास घसीट के थप्पड़ मारे। हर घंटे के बाद मैं 5 मिनट बैठ सकता था। यातना आखिर यातना है और इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम किसी को यातना देने पर तुल जाएं तो उसके हजारों रास्ते हैं। सूबेदार ने उस रात मेरे लिए यही तरीका सोचा था। कम रोटी खाने के कारण मुझे नींद महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन ठंडी हवा जिस्म को चीर रही थी। रोंगटे खड़े हो गए थे और 596 FIU लाहौर की मार दर्द जगा रही थी। रात के 3 बजे मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। गारद कमांडर ने मुझे घसीटकर चांटे लगाए, लेकिन बेसुध। उसने मुझ पर पानी फेंका, फिर भी होश नहीं आया। उसने सूबेदार को बुलाने आदमी भेज दिया। रात को कोठरी के ताले की चाबी उसी के पास रहती थी। रात को ताला लगाने के बाद उसे कपड़े से सील कर दिया जाता था, जिसे सुबह आकर नया गारद कमांडर खोला करता। वह आया, ताले की सील तोड़ी गई और ताला खोला गया। उसने आकर मेरी नब्ज देखी, मैं जिंदा था। उसने हुक्म दिया कि मुझे कंबलों में लपेटकर एक कोने में डाल दिया जाए। 2-3 घंटे के बाद चिड़िया के शोर से मेरी आंख खुली। उसका घोंसला मेरी कोठरी में ही था। मुल्ला फजर की अजान दे रहा था। मैंने आंखें मली। पूरब से सूर्य की लाली झांक रही थी। संतरी ने मुझे इशारा किया, वैसे ही पड़े रहो। फिर मैंने कंबल लपेटा और सो गया। 8 बजे सूबेदार ने कोठरी खुलवाई। मैंने उसे सलाम किया, फिर हिलाकर उसने जवाब दिया। नाश्ता आया तो मैंने सिर्फ चाय पी। सूबेदार ने मुझसे पूछा, अब कैसे हो? मैंने कहा, जनाब थकावट बहुत है। इस पर वो बोला, यह सब तुम्हारी करनी का नतीजा है। तुम मेजर साहब की तसल्ली करा दो, तभी तुम बच सकते हो, वरना कोई उम्मीद नहीं। कहकर वो चला गया। दरवाजे बंद कर दिए गए। गाड़ियों का आवागमन बढ़ रहा था। एक के बाद एक कार या जीप आ रही थी, जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, मैंने सोचा। फिर मुझे इसका जवाब मिल ही गया। दरवाज़ा खुला। गारद ने मेरे आंखों पर पट्टी बांधी, हाथों को पीछे की तरफ करके हथकड़ी लगाई और मुझे टॉर्चर रूम की ओर ले गए। फिर से एक बदतमीज आदमी हॉर्न देके जा रहा है। अब क्या करूं? ये सिर्फ मेरे ही देश में नहीं है, ये हर देश में है। और ये मेरी ही स्टेट में नहीं है, बहुत सारी स्टेटों में ऐसा है कि हम हॉर्न पे लगाम नहीं लगाते हैं। मैं यहाँ लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ हॉर्न बेवजह बजाने वालों की बात कर रहा हूँ। एनीवे, शुक्र है कि मैंने कमेंट बंद किए हुए हैं, वरना आप भी मुझे गालियाँ देते। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इसका जवाब मिल गया था। दरवाज़ा खुला। गारद ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, हाथों को पीछे की ओर करके हथकड़ी लगाई, टॉर्चर रूम की ओर ले गए। जब आंखों से पट्टी उतरी तो मेजर
जादून अपनी फौज के साथ मेरे सामने था। उसके बगल में यातना देने में माहिर टॉर्चर एक्सपर्ट डॉक्टर सईद बैठा था। मेज पर बहुत सारी शीशियां और इंजेक्शन पड़े थे और यूं लगता था कि जैसे कोई मदारी का खेल होने वाला है। डॉक्टर सईद ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और मेरी पलकें खोलकर उनमें गाढ़ा सा कोई पदार्थ डाला। फिर मेरे हाथ में अखबार थमा दिया और कहा कि पढ़ो। कुछ भी तो नहीं पढ़ा जा रहा था, हर चीज़ धुंधली आ रही थी। वो मुझे यही खौफ देना चाहते थे कि उन्होंने मेरी देखने की ताकत यानी कि मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। बिनाई। मुझे पता था कि यह सब ड्रामा है। काश मैं अपनी आंखें पोंछ सकता, लेकिन मेरी हाथ पीछे बंधे थे। झूठ पर सच्चाई की मोहर लगाने के लिए डॉक्टर सईद ने कहा, चलो इस पर रहम कर देते हैं, इसकी आंखें ठीक कर देते हैं। यह कहकर उसने सिरिंज भरी और बाजू से इंजेक्शन चढ़ा दिया। उसने मेरे हाथ खोले और आंखें पोंछने को कहा। अब मैंने आंखें पोंछी तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक देख सकता था। अब कुछ भी धुंधला नहीं था। मैंने उससे कहा, कैप्टन साहब, और क्यों अपने आप को तंग कर रहे हो, और मुझे भी। आपको यह मार्फिया का इंजेक्शन मुझ पे कोई असर नहीं करने वाला। भाई मैं विस्की की पूरी बोतल पी के आराम से चल सकता हूँ। आपके इस तमाशे का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आप मुझे जहनी तौर पर खौफजदा करना चाहते हैं। जब आपका मरकज़ अमाल यानी जिसको डराया जा रहा हो वो आदमी अगर आपके इरादों से वाकिफ हो तो आपकी हर कोशिश बेफिजूल है ना। आपने मेरी आंखों में खाली गोंद डाली है और मुझे यह एहसास करवाना चाह रहे हैं कि आप मुझे अंधा कर सकते हैं या अंधा करने जा रहे हैं। अब यह सुनकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। ओह, हम तो यह भूल ही गए थे कि तुम साला पक्के शराबी हो। यह कहकर उसने मुझे मार्फिया का एक और इंजेक्शन दे दिया। अब उससे मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ गया और चंद मिनट के बाद मैं होश खो बैठा। अब उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की और मेरा जहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होने लगा। उसने मेरे अचेतन मन को यह सुझाव दिया कि मैंने किसी का नाम लिया है। मैंने पूछा कितने अक्षर का नाम था। वह बोला 5 अक्षर का। उसके बाद मैंने एक के बाद एक अंग्रेजी में 5 अक्षर वाले हामिद, सलीम, रफ़ीक इस तरह के नाम बोलने शुरू कर दिया। अब टेप रिकॉर्ड चालू था। मेरे हाथ छत से लटकती एक रस्सी के साथ बंधे थे। जो मैं कुछ बड़बड़ा रहा था वह रिकॉर्ड हो रहा था। मालूम नहीं कि मैंने क्या क्या कहा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं मनगढ़ंत कहानी को इतनी बार दोहरा चुका था कि वह मेरे अचेतन मन पर पूरी तरह छा गई थी। उनके सभी मनोवैज्ञानिक ढंग असफल हो रहे थे। 26 घंटे के बाद मुझे होश आया। मैं उसी कमरे में था। डॉक्टर सईद मेरे सामने मुस्कुरा रहा था। वह बोला, भास्कर, आखिर तुमने हमें रास्ता दिखाई दिया, यानी कि तुमने हमें वो सब कुछ बता दिया। तुमने हमें एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्लामाबाद के 2 अफसरों के नाम बतलाए हैं जो कुछ देर बाद तुम्हारे साथ होंगे। इस झूठ का मजा ना लो मेरे दोस्त, इसने तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुम बेवजह अपने आदमियों को सताओगे। मैंने कहा, अब हमें भटकाने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है कि तुम्हें उनसे हमदर्दी है। उसने कहा। तभी मैंने 4 दीवारी में एक कार को रुकते देखा। उसमें सादा कपड़ों में दफ्तर के 2 आदमी उतरे। उसके साथ सूट बूट में 2 और अनजान आदमी थे। उनकी शक्ल और सूरत से उनकी अक्ल झांकती थी। अब वे चल रहे थे तो यूं लगता था जैसे उन्हें पता ही नहीं कि वे किस दोजख में जा घुसे हैं। यानी 2 मेमनों को भेड़ियों के एक झुंड की तरफ घेर कर लाया जा रहा हो, जो उनका बेसब्री से यहाँ इंतज़ार कर रहा था कि कब आएं, कब उनका रन पिएं। सारे के सारे आते ही उन पर टूट पड़े और एक साथ बोले, तुम इस आदमी को जानते हो? और मेरी तरफ इशारा किया। मुझे देखकर दोनों हक्का बक्का हो गए। बोले, यह माजरा क्या है? हमें तो यह कहकर लाया गया कि डॉक्टर फिगार हमारे साथ हैवी वाटर पर कुछ तबादले ख्यालात करना चाहते हैं। मेजर जादूनिया सुनते ही शैतान की तरह
ठाके लगाकर हंसा और बोला, बिल्कुल ठीक फरमाया है मेरे अजीज, ये हैवी वाटर की फाइल थी जो तुमने 13,000 रुपये में इस शख्स के हाथों हवाले की थी, तुम्हारे साथी ने, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सिक्योरिटी में थी, तुम्हारी पूरी मदद की। यह सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया, एकदम पीला, मानो रहम की भीख मांग रहे हो। फिर मुझे वहां से हटा दिया गया। 2 घंटे तक उनकी चीखों पुकार सुनाई देती रही। वे अपने आप को बेगुनाह बता रहे थे, मगर उनकी बात कौन सुनता। फिर उन्हें साथ वाली कोठरियों में मेरे दाएं बाएं बंद कर दिया गया। उनका रोना अभी तक नहीं रुका था। मैं उनसे बात नहीं कर सकता था। दफ्तर छोड़ने से पहले सूबेदार मेरे पास आया और बोला, अब बतलाओ पुत्र, आप बेगुनाह लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ, तुम भी तो बेगुनाह हो। वह व्यंग्य से मुस्काया। हमें किसी फैसले पर पहुंच लेने दो, फिर तुमसे बात करूंगा। अब तो तुम्हारी हड्डियां भी तुम्हारे मुल्क नहीं जा सकेंगी। तुम्हारे जिंदा वापस लौटने की बात तो बड़े दूर की है। यह कहकर उसने दरवाज़ा भड़ाक से बंद कर दिया और चला गया। मुझे इस तरह दिन बीतते गए और 6 महीने बीत गए। तब तक उन दोनों की धुनाई करते रहे और मेरी भी। उनकी जान कैसे छूटी और मेरा पीछा कैसे छूटा बाद में बयान करूंगा। पहले जनरल गुल हसन से मुलाकात के अध्याय में। यहाँ मैं मेजर कमाल रजा जादून, सूबेदार शेर खान और रहमदिल अब्दुल रहमान खटक हवलदार का जिक्र करना चाहूँगा, और ये जिक्र होगा अगले वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों को भेजिए ये वीडियो। शुक्रिया।